शेखर की बहन सरस्वती की शादी हो गई और वो अपने पति के साथ ससुराल चली गई। शेखर एकदम अकेला पड़ गया। उसे ऐसा लगने लगा मानो संसार में जो उसका सबसे प्रिय था वो उससे अलग हो गई। अपनी ही अशांत चित्तता, अस्थिरता शेखर के लिए असह्य होने लगी। उसे लगने लगा वह कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाहता है यह नहीं जान पाया और इसी को जानने के लिए वह अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने लगा। अनेक रास्तों पर एक साथ भटकने लगा। अब देखिए, बहन चली गई। सरस्वती जो उसके लिए बहुत प्रिय थी, जो उसे करीबी से जानती थी, वो चली गई और शेखर एकदम अकेला पड़ गया। अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि क्या ऐसा दुख है जो उसे सता रहा है। अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो इतना अपसेट क्यों है। आखिर उसे लगता उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। उसे लगता वह बीमार है। उसे लगता उसमें बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई है। उसे लगता उसे जीवन की एक नई किस्त मिलने वाली है और वह अपने ही मद से उन्मद कस्तूरी मृग की तरह या प्लेग से आक्रांत चूहे की तरह या अपनी दुम का पीछा करते हुए कुत्ते की तरह अपने ही आसपास चक्कर काट कर रह जाता। देखिए उसकी साइकोलॉजी, उसकी क्या सिचुएशन थी। जैसे मानो कोई कुत्ता अपना ही दुम का पीछा करता हो। आपने कभी देखा होगा वो सिचुएशन। या फिर मद से उन्मद कस्तूरी मृग यहाँ वहाँ बेहाल भागती रहती है। वही अवस्था, ठीक उसी प्रकार की अवस्था हो गई थी शेखर की सरस्वती के चले जाने के बाद। जब रात खूब घनी हो जाती तब शेखर उठता, दबे पांव बैठक में जाकर ग्रामोफोन उठाकर अपने कमरे में ले आता, दरवाजे बंद कर लेता और एक विशेष रिकॉर्ड को बार बार बजाया करता और वो उसी रिकॉर्ड को कभी कभी बार बार बजाता। फिर एकाएक रिकॉर्ड बंद करके कविता लिखने लगता। लेकिन वह समाप्त होते ही उसे लगता उसका शरीर फिर जाग उठा है। वह फिर झिल्ली के भीतर बंध गया है। अपने शरीर की मांग वह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता वह कुछ अनुचित है, कुछ निश्चित, कुछ पापमय, और वह चाहता कि किसी तरह उसे दबा डाले, कुचल डाले, धूल में ऐसा मिला डाले कि उसका पता भी न लगे, चाहे शरीर ही उसके साथ क्यों न नष्ट हो जाए। वह मन उस पर से हटाना चाहता। यह तो वह जानता नहीं था कि इसका साधन क्या है, लेकिन कविता में रुचि थी और इसलिए उसे आशा थी कि वह उसमें अपने को भुला सकेगा। वह हर समय हर प्रकार की कविता पढ़ने लगा। उसने संस्कृत कवि पढ़े, उसने उर्दू से अनुवाद पढ़े, उसने जो कवि उसके पाठ्य पुस्तकों में थी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, शेली, क्रिस्टीना रोसेटी, स्कॉट, सब समूचे पढ़ डाले। फिर उसने वे कवि पढ़ने आरंभ किए जो उसकी पुस्तकों में नहीं थे, लेकिन जिनके नाम उसने पढ़े और सुने थे। कीट्स, बायरन, रोसेटी, स्विनबर्न। कुछ उसने समझा, अधिकांश नहीं समझा, लेकिन जहाँ नहीं समझा वहाँ मानो अपने को दबाने, दंडित करने के लिए और भी निष्ठा से पढ़ा। इस प्रकार शेखर अपने ही प्रवाह में बहा जा रहा था। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी क्षण आते थे जब सब कुछ उसके लिए जैसे बहुत स्पष्ट, बहुत सीधा, बहुत परिचित हो उठता था। वैसे क्षण जैसे एक क्षण का चित्र रोसेजी ने भी अपनी एक कविता में खींचा है, आकस्मिक आलोक। एक दिन रोसेटी पढ़ते पढ़ते उसने किताब बंद कर दी और आंखें भी बंद करके गुनगुनाने लगा। Such a small lamp illumines on this highway, so dimly, so few steps in front of my feet, yet shows me that her way is parted from my way, out of sight, beyond light, at what goal may we meet. तभी उसे वैसा एक क्षण प्राप्त हुआ। उसके भीतर किसी ने कहा, शेखर, यू आर इन लव। और फिर समूचे शरीर ने तन कर कहा, हाँ हाँ, प्रेम करता हूँ।
लेकिन किससे? कुछ ही दिन बाद उसने कहीं एक कविता पढ़ी। A lad there is, and I am that poor groom that's fallen in love and know not with whom. उसे क्रोध हो आया कि मेरी यह जो अभूतपूर्व दशा थी, यह क्यों और किसी की भी हो चुकी है। तब शेखर ने कहा, नहीं, मैं प्रेम नहीं करता, नहीं करूँगा। अब देखिए, अपनी बहन के प्रति, सरस्वती के प्रति उसके मन में एक एडोरेशन था, श्रद्धा की भावना थी, भक्ति की भावना थी, और अब उसके बिछुड़ जाने के बाद उसे लगा कि प्रेम की भावना भी थी। अब वो समझने लगा कि सरस्वती से मैं प्यार करता हूँ क्या, कि सरस्वती के चले जाने के बाद मैं इतना टूट चुका हूँ। लेकिन अचानक वो सोचता है, वो सचेत हो जाता है, वो कहता है कि मैं प्रेम नहीं करता, नहीं करूँगा। और क्योंकि कविता उसे हर समय इसकी याद दिलाती थी, इसलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। अब उसने गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकालकर पढ़नी शुरू की। सबसे पहले नीशे, फिर डार्विन की विकासवाद संबंधी किताबों से लेकर शंकर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की जीवनियाँ, डॉक्टर की किताबें, होम्योपैथी, मानसिक रोग संबंधी साहित्य, शरीर विज्ञान, प्राणायाम और यौगिक क्रियाओं और खाद्य विज्ञान तक पुस्तक कोई हो कैसी हो, ज़रूरी केवल यह था कि वह ऐसी हो कि पढ़ने में रुचि न हो, मन को ठोक पीट कर पढ़ी जा सके। और वह अपने ही पर सारे प्रयोग करने लगा जो उसे इन विभिन्न पुस्तकों में मिले। उसने अपनी दिनचर्या को बड़े कठिन नियंत्रण में बांधा। देखिए, इसकी साइकोलॉजी देखिए। एक तरफ ये सरस्वती को, अपनी प्यारी बहन को मिस कर रहा था। उसके मन में ये भी शंका होने लगी थी कि शायद मुझे सरस्वती से इतना अधिक प्यार था कि उसके चले जाने के बाद मैं एकदम टूट सा गया हूँ। पहले तो कविताएं सुनने लगा, ग्रामोफोन सुनने लगा, और बाद में उसने अपने मन और शरीर को नियंत्रण पर रखने के लिए एकदम से कठोर कार्य करने लगा। वो क्या करने लगा? उसने अपना दिनचर्या बड़े कठिन नियंत्रण में बांधा। प्रातः 5 बजे उठना और ठंडे पानी से नहाकर तौलिए से बदन रगड़ना, 5:30 बजे खिड़की के बाहर कूदकर घूमने जाना, सवेरे नाश्ता नहीं करना। देखिए लड़का क्या क्या करता है। सवेरे नाश्ता नहीं करना, 10 बजे भोजन, यदि 10 बजे के 5 मिनट तक न मिल जाए तो एकदम से निराहार, फिर चाहे माँ कुछ ही कहें, और इसी प्रकार सारा दिन नियम के बाहर कोई वस्तु नहीं खानी, किसी से बोलना नहीं, ताश नहीं खेलना। गरज यह कि चर्या के बाहर कोई भी बात नहीं हो सकती थी। और उसकी जो दिनचर्या थी ब्रिटिश शासन की तरह मनोतीत अर्थ की अनुमति भी नहीं देती थी। उसमें परिवर्तन के लिए स्थान था तो एक की, जिस काम में बहुत अनिच्छा हो उसे 2 बार किया जाए। देखिए, वो अपने आप को दंड दे रहा था या उसका कोई तरीका था सरस्वती को भूलने का, जो भी हो, वो ये कर रहा था कि जो कुछ उसे ना पसंद आए उसे ही करना। जो किताबें उसे पढ़ना पसंद ना हो, रुचि ना हो, जानबूझकर पढ़ना। सुबह ठंडे पानी से नहाना, भोजन भी एकदम क्रम से करना, नहीं तो नहीं खाना। कभी रोटी में देर हो जाती तो वह नहीं खाता, माँ आग्रह करती तो भी नहीं सुनता। सुनना मोह था, और तब वह समझ लेती कि मुझ ही पर क्रोध है और वह भी न खाती। अब देखिए, माँ भोजन के लिए बुलाती, ये नहीं खाता। अब माँ बेचारी दुखी हो जाती, अब उसे लगता कि उसके कारण ही ये खा नहीं रहा है, तो वो भी नहीं खाती। एक बार उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया, पर शेखर टस से मस नहीं हुआ। उसने माँ से यह भी कहा कि तुम खा लो। वह इसी पर झुंझलाता रहा कि माँ क्यों मुझे डिगाना चाहती है। तीसरे दिन माँ ने कुढ़कर कहा, अच्छा मुझे क्या, मरे चाहे जिए, मुझसे नहीं ये ढंग सहारे जाते, और रोटी खा ली। अब देखिए, इसके लिए माँ भी 3 दिन भूखी रही, लेकिन उसके बाद माँ ने क्या निर्णय लिया कि शेखर के काम में कुछ भी रुचि रखना वो छोड़ देगी। कम से कम मुंह से कभी कोई शब्द नहीं निकाला माँ ने। माँ भी तंग आ गई। एक दिन शेखर ने माँ को पिता से कहते सुना, यह लड़का तो पागल हो जाएगा, इसे किसी को दिखाओ, इसका दिमाग खराब हो रहा है।
शेखर ने जाकर मूर्स फैमिली मेडिसिन निकाली और आरंभ से उसके पन्ने उलटने लगा। अनुक्रमणिका देखने उसे तब नहीं आती थी। किसी नए रोग का नाम पढ़कर उसका निदान पड़ता और निश्चय हो जाता कि यह उसे है। इसी प्रकार 150 रोगों के लक्षण अपने में पाकर वह मानसिक रोगों तक पहुंचा। तब उसने देखा मेलांकोलिया भी उसे है। उसके बाद वह हाइपोकॉन्ड्रिया पर पहुंचा और उसके लक्षण पढ़ते हुए उसने पढ़ा, इस रोग का रोगी प्रायः डॉक्टरी की किताबें पढ़ता है और उसे वहम रहता है कि प्रत्येक रोग उसे हुआ है। शेखर ने सोचा, अरे यही तो मुझे है। उसने किताब बंद कर दी। तब एकाएक उसके सब रोग दूर हो गए। वह ठठाकर हंस पड़ा। लेकिन वह शरीर के भीतर ही भीतर कुछ अशांति, कुछ प्रस्फुटन वह बंद नहीं हुआ। वह वैसा ही अनुभव करता रहा जैसा भूमि के नीचे की नीचे अंकुर फूटने से पहले कोई बीज करता होगा, एक नए जीवन की उत्पत्ति के दबाव से फटता हुआ सा। वह एक नई दृष्टि से अपने माता पिता की ओर देखने लगा। उसके सारे उत्तरहीन प्रश्न, जिन्हें उसने किसी तरह दबा रखा था और निरंतर दबाने की चेष्टा करता जाता, दुगने दबाव से दुगनी शक्ति से उसे सताने में एक पाश्विक हिंस सुख पाते हुए लौट लौट कर आने लगे। और उसके कुछ एक प्रश्नों के जो अधूरे उत्तर उसे नौकरों से या पिता के चपरासियों से या चुरा कर पड़ी हुई किताबों से मिले, उनसे उसकी उग्रता और भी बढ़ गई। एक दिन शेखर के माता पिता में लड़ाई हो गई। झगड़े उनके कई हुए थे। गर्जन तर्जन, कुछ वर्षा, कभी कुछ दिन अनबोला और माँ की ओर से अनाहार। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। शेखर को इसकी विशेष चिंता नहीं होती थी, सिवाय इसके कि ऐसे दिनों में वह दोनों से बचकर रहने की, जहाँ तक हो सके उनके सामने न आने की चेष्टा में रहता था। पर उस दिन उनकी बातों की भनक कान में पड़ते ही शेखर ने जान लिया कि यह झगड़ा कुछ और प्रकार का है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत वहीं से सुन सकता था, सुनने की चेष्टा करने लगा। पास आने की उसे हिम्मत नहीं हुई। वह अधिक नहीं सुन पाया, केवल कभी जब उनके स्वर बहुत ऊंचे हो जाते तभी वह कुछ सुन लेता। माँ ने कहा, तब मुझे मार डालो। पिता ने कहा, कुछ शर्म करो। कोई आगे कुछ कहा जरूर, पर शेखर सुन नहीं पाया। वह दबे पांव उठकर किवाड़ के पीछे आया और उसकी आड़ में से झांक कर धक से होकर एकदम लौट गया। छोटी गोल मेज के एक और पिता खड़े थे और उनके सामने दूसरी ओर माँ थी। उनका आंचल सिर पर नहीं था और छाती खोलकर खड़ी वे कह रही थी, तो मुझे मार डालो। पिता एकदम दफ्तर चले गए। शेखर ने कमरे में एक विचित्र सा स्वर सुना। शायद माँ छाती पीट रही थी। 2-4 बार पीट कर वे कहीं दूसरे कमरे में चली गई। शेखर खिड़की के आगे बैठा था। वहीं से बाहर देखता हुआ इस घटना को मन में फेरने लगा। उसे याद आया, कुछ दिनों से माता पिता में जाने क्यों कुछ खिंचाव सा था। वैसे उसने उसे महत्व नहीं दिया था, लेकिन आज उसे जान पड़ने लगा कि इस विस्फोट का मूल कई दिनों से फैलता चला आ रहा है। खिड़की के सामने से होकर माँ निकली। शेखर ने देखा उनकी चाल में एक दृढ़ता है जो सदा नहीं होती, और वे सीधी तेजी से चली जा रही हैं। और फिर वह सोचने लग गया। शाम को पिता दफ्तर से लौटे। उन्हें द्वार पर मिलने कोई नहीं आया। भीतर गए। नौकर ने चाय तैयार कर रखी थी, पर वहाँ कोई नहीं बैठा था। सोने के कमरे में गए, वहाँ कोई नहीं था। रसोई के आंगन में गए, वहाँ कोई नहीं था। बाहर झांका, नौकर चुपचाप खड़ा था। शेखर ने स्वयं न प्रकट होते हुए भी यह सब देख लिया। पिता ने आकर पूछा, तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं। रविदत्त, चंद्र, यहाँ आओ। जी। तुम्हारी माता कहाँ है? पता नहीं, अंदर होंगी। अंदर तुम्हारा सिर। पिता धधक उठे। उन्होंने पूरे हाथ से एक तमाचा चंद्र के लगाया, एक रवि के, जिससे दोनों भन्ना गए। फिर शेखर के पास आकर
उसे छाती में इतनी जोर से धक्का दिया कि वह दूर कुर्सी से टकरा कर गिरा। तुम सब यहाँ किस लिए मरे हो जब माँ का पता नहीं रख सकते? विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज़ है। शेखर ने उठकर बिना प्रतिहिंसा के पिता की ओर देखते हुए कहा, आप दफ्तर गए थे तब घूमने गई थी। पिता ने कान के पास घूंसा लगाते हुए कहा, पहले क्यों नहीं कहा था? फिर एकाएक उनका स्वर टूट गया। बोले, वह गई, चली गई। ये शब्द मानो उन्हें और भी जड़ित करने लगे। उन्होंने कहा, गई, जरा सी बात पर यूं ही लड़कर चली गई। ऐसा जान पड़ने लगा मानो वे हिलना चाहते हैं और हिल नहीं सकते। तीर से आहत उठने से विवश हिरण की तरह वे शेखर की ओर देखने लगे और बोले, शेखर, तुम्हारी माँ चली गई। तब एकदम से उनका जड़ित क्रोध सजीव क्रिया में परिणत हो गया। गिरकर नीचे ही बैठे हुए शेखर को बालों से पकड़कर उठाते और बाहर की ओर ढकेलते हुए उन्होंने कहा, मरते क्यों नहीं तुम? जाओ उसे ढूंढो। किवाड़ को लात मारकर खोलते हुए कहा, किधर गई थी वह? और बाहर दौड़ गए। शेखर एक और गया, वे दूसरी ओर। नौकर भी कुछ समझकर एक और को चल पड़ा। घर से 2 मील पर एक जंगल था। उसी के पास एक खुली जगह में माँ इधर उधर घूम रही थी। शेखर ने दूर से उन्हें देखा और साथ ही देखा कि और दूर दूसरी ओर से पिता चले आ रहे हैं। वहीं से वह उल्टे पांव लौट पड़ा। उसे लगा कि वह मर भी जाए तो उससे आगे का दृश्य देखने के लिए नहीं रुक सकेगा। अंधेरा होते होते दोनों लौट आए। पिता ने बाहर ही से नौकर को आवाज़ दी, हम खाना नहीं खाएंगे, माजी की तबीयत ठीक नहीं है, और सोने के कमरे में चले गए। द्वार बंद कर लिया। सवेरे शेखर ने देखा कुछ नहीं है, लड़ाई के चिन्ह ही नहीं। वह पहले के बादल भी मिट गए हैं। शेखर के जीवन में पहली बार पिता ने चाय का आधा प्याला पीकर माँ से कहा, आज बहुत अच्छी बनी है, ले यह प्याला तू पी। शेखर ने कुछ और भी देखा। घर की एक जो युवती नौकरानी है, जो कमला को खिलाती है और सदा हंसती रहती है, वह बड़ी सहमी हुई सी और दूर दूर हो रही है। यद्यपि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अब देखिए, परिवार में माता पिता के बीच जो झगड़े होते हैं, छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ समझ लेते हैं कि माता पिता के बीच तो हमेशा छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन कहीं किसी तीसरे की वजह से, जब दाम्पत्य में पति पत्नी और वो तीसरे की वजह से जब कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े की भनक बड़ी अजीब होती है। बच्चे भी समझ जाते हैं वो कि माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए भी लड़ते होंगे, लेकिन जब कोई सीरियस इशू उनके बीच होता है तो बच्चे भी समझ जाते हैं। तो यहाँ शेखर ने भी जान लिया कि माता पिता के बीच कुछ चल रहा था और उसका कहीं कोई कनेक्शन घर की नौकरानी से भी था। तो शायद पिता के मन में नौकरानी के प्रति कोई मोह उत्पन्न हुआ हो, या फिर युवती नौकरानी के प्रति कुछ विशेष रुचि दिखाने के कारण माँ परेशान थी, दोनों में झगड़ा हुआ। लेकिन फिर पति पत्नी के बीच जो झगड़ा था वो सुलझ गया। ये सब बच्चा भी देख रहा है। शेखर घर के बाहर खड़ा था। दोपहर का समय था। तार वाले ने एक तार ला कर दिया। शेखर ने पिता की ओर से दस्तखत किए और तार लेकर भागा हुआ भीतर गया। पिता सोने के कमरे में थे। द्वार बंद था। शेखर ने जल्दी से द्वार खोला और कहा, पिताजी। माता पिता अलग हट गए। पिता ने एक बार घूर कर उसकी ओर देखा, फिर सहज स्वर में कहा, क्या है? लेकिन माँ लज्जा से सकपकाई हुई सिर झुकाए और मुंह फेर खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, क्या है? शेखर ने लपक कर तार पिता को दे दिया। उन्होंने पढ़कर कहा, सुनो, सरस्वती के लड़की हुई है। माँ ने विस्मय से कहा, अभी? पिता ने कहा, शेखर तुम जाओ। शेखर धड़कते हुए हृदय से बाहर चला आया, पीछे द्वार बंद करता हुआ, ताकि उसकी आड़ में खड़ा होकर सुन सके। माँ ने कहा, अभी तो 8 महीने हुए हैं। पिता ने विस्मय दिखाते हुए कहा, हाँ देखो। शेखर को लगा वे द्वार की ओर आ रहे हैं। वह भाग गया।
सरस्वती के लड़की हुई है, सरस्वती के, और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर सोचने लगा, तब सरस्वती के शरीर में भी लड़की छिपी हुई थी। और उस दिन सरस्वती ने कहा था, मुझे नहीं पता। आज होती तो शेखर पूछता, आज तो उसे पता है ही, अगर उस दिन नहीं भी था, पर क्या वह बताती? शेखर की माँ ने जब कमला को जन्म दिया था, अपनी छोटी बहन को, तब शेखर ने सरस्वती से ये डाउट पूछा था कि ये बच्चे आखिर आते कहाँ से हैं। तब सरस्वती ने कहा था कि वो नहीं जानती, लेकिन अब सरस्वती की ही लड़की हुई है, तो मतलब क्या है? शेखर सोचता है कि सरस्वती के पेट के अंदर भी एक बच्चा था, अब तो वो जानती होगी कि बच्चा कहाँ से आता है। और इसी उलझन में शेखर को याद आया उस समय जब उसने द्वार खोला, तब क्या था जिससे वे सहमे, क्यों माँ लज्जित हुई। माता पिता के बीच जो झगड़ा था वो ख़त्म हो गया, अब दोनों में प्यार भी होने लगा। और तार लेकर जब शेखर उनके कमरे में पहुंचता है तो माँ एकदम सी लज्जित हो गई थी। पिता और माँ साथ साथ थे, तो शेखर सोचता है कि माँ लज्जित क्यों हुई थी। था कुछ नहीं, उसने देखा था पिता की बाहें माँ को घेरे हुए थी और पिता कुछ कह रहे थे। पिता अपने बाहों से माँ को घेरे हुए थे और कुछ कह रहे थे माँ से। बस शेखर जानता है कि कभी स्वयं उसकी बाहें मानो किसी और को घेर लेने को, दबा डालने को फड़क उठती हैं, और इसकी कल्पना में उसे सुख होता है, अभिमान होता है, अपने प्रति आदर होता है। तब वह डर, वह लज्जा क्यों क्यों? देखिए, वो भी चाहता था कि कोई उसके बाहों में हो। उस कल्पना मात्र से ही उसे अपने अंदर, अपने ऊपर आदर की भावना होती थी। तो वो सोचता था कि पिताजी अपने बाहों में अगर माँ को समाये हुए हैं तो इसमें लज्जित होने की क्या बात है। वो तो आदर या फिर रेस्पेक्ट पाने की बात हुई। अभी ये प्रश्न गूंज ही रहे थे कि सरस्वती का पत्र आया, लड़की मर गई है। माँ ने पढ़कर पिता से कहा, उसने लिखा है लड़की 8 मासी थी। फिर कुछ ऐसे भाव से कि यानी होना था, उन्होंने कहा हाँ। अब देखिए, प्रीमेच्योर बर्थ था, 8 महीने में ही पैदा हो गई थी, और सरस्वती की चिट्ठी आई कि लड़की मर गई। 4 दिन और 6 घंटे की होकर लड़की मर गई है, और माँ कहती है सरस्वती ने लिखा है कि लड़की 8 मासी थी। यह और नया रहस्य क्या है? अब देखिए, बच्चों के मन में ऐसे डाउट हमेशा, उस समय जो सेक्स एजुकेशन स्कूलों में कम मिलता था, शेखर घर में ही पढ़ाई करता था, स्कूल जाने की जो उपक्रम था वो शायद शेखर को नहीं था। और वैसे भी ये सब बातें कोई खुलकर बच्चों से करते नहीं थे। अब इसके मन में ये शंका होती है कि जो सरस्वती की जो लड़की है केवल 4 दिन और 6 घंटे तक जीवित रही, लेकिन माँ तो कहती है कि वो 8 मासी है। 8 महीने तक तो वो जीवित नहीं रही, फिर उसे क्यों 8 मासी कहा जाता है? शेखर ने मौका पाकर रसोई से पूछा, 8 मासा बच्चा कैसा होता है? जो 8 मास बाद पैदा हो जाए, नौकर ने उत्तर दिया। क्या मतलब? किससे 8 मास बाद? बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है ना। इसे गांठ में बांधते हुए शेखर ने पूछा, वहाँ कैसे आता है? यानी कि पेट के अंदर बच्चा कैसे आता है? रसोइया हंसने लगा, बोला, शेखर बाबू, यह अत्ती से पूछो। और उस युवती नौकरानी की ओर इशारा करके और भी ज़ोर से हंसने लगा। शेखर उससे कुछ शर्माता था, यानी अत्ती से, उस नौकरानी से शर्माता था, पर उसके पास भी गया। वह शेखर की भाषा नहीं जानती थी। शेखर किसी तरह उसकी भाषा में इतना ही कह पाया, बच्चा किस तरह? अत्ती हंसने लगी। उसे शेखर का प्रश्न नहीं समझ आया। उसने शेखर की नकल लगाते हुए कहा, बच्चा किस तरह? और फिर दोनों हाथ घुमाकर जताया कि मैं नहीं समझी। शेखर किसी तरह अपना प्रश्न समझाने की चेष्टा ही में था कि माँ ने आकर पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? शेखर सकपका गया। अत्ती अपने काम में लग गई। माँ ने और भी संदिग्ध स्वर में कहा, क्या कर रहा तू अत्ती के पास? क्यों री अत्ती, क्या कहता है यह? अत्ती ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे तो पता नहीं। शेखर चला गया।